सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करने वाले हैं शहीद आजम भगत सिंह की। एक ऐसा युवा जिसने बहुत छोटी सी आयु में, छोटी सी अवस्था में ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए जिसका दूसरा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना असंभव है। शहीद भगत सिंह युवाओं के बारे में क्या कहते थे? विशेष रूप से यदि मैं इसकी बात करूं, आप सब एक तकनीकी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। शहीद भगत सिंह खुद एक विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने अपने आप को, अपना सर्वस्व देश के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो मैं आपके सामने छोटा सा एक भगत सिंह का एक लेख 1925 में, जब उनकी आयु केवल 17 वर्ष की आयु थी, उन 17-18 साल की आयु में उन्होंने एक लेख लिखा था। मतवाला नाम की पत्रिका होती थी और उसमें भगत सिंह अपने नाम से लेख नहीं लिखते थे, बलवंत सिंह के नाम से उन्होंने एक लेख लिखा था, जिसमें वो युवाओं के लिए कहते हैं कि युवावस्था क्या है। आप सब जो कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हैं, युवा की परिभाषा भगत सिंह के शब्दों में क्या है? भगत सिंह किसको युवा मानते थे और भगत सिंह क्या मानते थे कि युवा क्या कर सकता है? तो भगत सिंह ये मानते थे कि युवावस्था मनुष्य जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया भर का नशा उसके ऊपर छा गया है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा बनकर फूट पड़ती हैं। मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रलयंकारी, प्रबल, प्रभंजन और प्रचंड होती है युवावस्था। भगत सिंह आगे कहते हैं कि यही युवावस्था ज्वालामुखी की तरह उच्च श्रृंखल होती है, भैरवी संगीत की तरह मधुर होती है। उज्जवल प्रभात की शोभा युवावस्था के अंदर है, संध्या की बेला युवावस्था के अंदर है, चंद्रमा की शीतलता युवावस्था के अंदर है। और वो कहते हैं साथ साथ कि चंद्रमा की शीतलता है तो साथ में ही जेठ की तपती दोपहरी का ताप भी युवावस्था के अंदर ही है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। ये इस युवावस्था में भगत सिंह सचेत करते हैं। आज के युवक कल के भाग्य निर्माता हैं, वे ही भविष्य की सफलता के बीज हैं। सारे संसार के पन्ने पलटकर हम देख लें, उस समय भगत सिंह के, उस समय जब उन्होंने ये लेख लिखा 1925 में, तो उस समय आयरलैंड की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी। तो भगत सिंह उन क्रांतिकारियों से बड़ी प्रेरणा लेते थे। तो वो कहते थे कि सारे संसार के इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए, संसार की जितनी क्रांतियां हुई हैं, जितना परिवर्तन हुआ है, वो सारा इतिहास युवाओं के रक्त से लिखा गया है। आगे भगत सिंह कहते हैं कि सच्चा युवक बिना किसी भय के मृत्यु का आलिंगन करता है। वो कहते हैं, हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख, पूर्व दिशा के ललाट पर सूर्य उग रहा है। अब अधिक मत सो, सोना है तो मृत्यु के आगोश में जाकर सो। कायरता की गोद में क्यों सोता है? मोह ममता त्याग कर खड़ा हो जा। फिर आगे आह्वान करते हैं, तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणिया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारिणी, तेरी सिंह वाहनी, तेरी शस्य श्यामला, तेरी भारत माता आज घायल पड़ी फूट फूट कर रो रही है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो उठ, उठकर मां के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध खा और मुक्त कंठ से वंदे मातरम का जय घोष करते हुए इस देश व समाज को बदलने का संकल्प ले। 17 साल की उम्र में वो भारत के अंदर लिपि की समस्या को लेकर बात रखते हैं। भारत को जोड़ने के लिए हम कौन सी लिपि का प्रयोग करें? तो भगत सिंह के चिंतन को हम देखते हैं तो उनकी आयु केवल 23 साल की थी। 23 साल 5 महीने 25 दिन की छोटी सी आयु में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। भगत सिंह की आयु छोटी तो थी, भगत सिंह ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि छोटी आयु हमारी सफलताओं के बीच में बाधा नहीं बन सकती। भगत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने एक छोटे से गांव में जन्म लिया, जिसने साधारण किसान के परिवार में जन्म लिया। साधारण किसान के परिवार में, छोटे से गांव में जन्म लेकर भयंकर प्रतिकूलताओं के बीच में, अभावों के बीच में, संघर्षों के बीच में भी कैसे हम अपने
मुकाम को हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार से सफलता के सोपानों पर चढ़ सकते हैं, ये शहीद भगत सिंह ने हमें सिखा दिया। भगत सिंह का जीवन छोटा तो था, लेकिन भगत सिंह का जीवन उस 100, 125, 150 साल के जीवन से भी अच्छा जीवन था, जो कि जीवन केवल लंबा तो होता है, लेकिन उस लंबे जीवन में किसी देश व समाज के लिए किसी उपकार की, परोपकार की भावना नहीं होती है। भगत सिंह का जीवन, इतिहासकार लिखते हैं कि उनका जीवन पेनफुल तो था, लेकिन उनका जीवन शेमफुल नहीं था। भगत सिंह ऐसा व्यक्तित्व था कि केवल 23 वर्ष की अवस्था में जब उनको फांसी की सजा दी गई, तो फांसी की सजा 24 मार्च को तय की गई थी। 23 मार्च को रात को उनको फांसी की सजा दी गई। क्यों? क्योंकि 24 मार्च को फांसी देंगे तो हो सकता है देश के लोगों का उबाल इतना मार रहा है, देश के लोगों में इतना आक्रोश है कि कहीं वो जेल की दीवार ना तोड़ दें, तो 23 मार्च की शाम को उनको फांसी दे दी गई। अंग्रेज जो अपने आप को ये कहते थे कि हम पूरी दुनिया में नियमों का पालन करते हैं, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते, और हम तो भारत का भला करने के लिए आए हैं, उन्होंने अपनी सारी न्याय व्यवस्था ताक पर रखकर 24 की जगह 23 मार्च को शाम को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया। फांसी के ऊपर चढ़ाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को मेन गेट से बाहर निकालने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनके पार्थिव शरीर को उन्होंने पीछे की दीवार तोड़कर बाहर निकाला। बाहर निकालकर उनके पार्थिव शरीर को बोरों में बंद किया, और जो कूड़ा ढोने वाली लोरी है, जेल का जो वेस्ट मटेरियल जिस लोरी से जाता था, उस लोरी के अंदर उनके पार्थिव शरीर को बंद किया, और फिर जेल से कई किलोमीटर दूर ले जाकर रावी नदी के तट पर अंग्रेजों ने जाकर, उनके उस समय के अंग्रेजों की पुलिस के सिपाहियों ने जाकर वहां पर उनके शरीर को निकाला, उनके शरीर को कुल्हाड़ी से काटा और उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। रात के अंधेरे में जब वहां के आसपास के गांव वालों ने देखा कि नदी के तट के ऊपर कुछ जल रहा है, तो उन्होंने जाकर देखा तो किसी का पार्थिव शरीर है। सबको पता था कि 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी होने वाली है, 23 मार्च को यह होता है, तो फिर लोग उनके शवों के अवशेषों को लेकर फिर उनका दाह संस्कार करते हैं। अगले दिन पूरे पंजाब में, उस समय के पंजाब में, उस समय के भारत में ये खबर फैल जाती है, और खबर फैलने के बाद उस समय पंजाब में शायद ही कोई ऐसा घर था जहां पर चूल्हा जला हो। भगत सिंह का प्रभाव कितना था कि लोग मरने के बाद उनकी लाश से भी डरते थे। सामान्य प्रक्रिया क्या होती थी कि जब कोई क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी जाती थी तो उनके परिवार को मिलवाया जाता था, उनकी लाश उनको हैंडओवर की जाती थी, लेकिन भगत सिंह की लाश से भी अंग्रेज डरे हुए थे। तो एक युवा यदि संकल्प ले कि मुझे कुछ करना है, तो वो अंग्रेज जिनका साम्राज्य उस समय अस्त नहीं होता था, अनेकों देशों में जिनका साम्राज्य था, उस साम्राज्य की चूल्हे हिलाने का काम एक युवा ने कर दिखाया। एक युवा, आपके कॉलेज का कोई एक युवा संकल्प ले तो इस देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनकर मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकता है, सतीश धवन बन सकता है, विक्रम साराभाई बन सकता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बन सकता है। एक व्यक्ति संकल्प ले तो एक व्यक्ति अपने संकल्प के बल पर, जैसे आपके गुजरात में अमूल खड़ी है, ऐसी अमूल जैसे स्वदेशी के बड़े उद्योग धंधे खड़े कर सकता है। एक व्यक्ति यदि संकल्प ले हम बात पढ़ते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, हम परमवीर चक्र विजेताओं की बात करते हैं, तो उनका संकल्प था कि हमें देश के लिए कुछ करना है। कैप्टन मनोज पांडे जो एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, जिनके पिताजी पनवाड़ी की दुकान चलाते हैं, वो जब एनडीए में अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के रजिस्टर में लिखते हैं कि मुझे परमवीर चक्र विजेता बनना है। वो अपना लक्ष्य ये नहीं लिखते कि मुझे कोई बड़ा पदाधिकारी बनना है, मुझे करोड़ों का बैंक बैलेंस जमा करना है, वो ये लिखते हैं कि मुझे परमवीर चक्र विजेता बनना है। और वो कैप्टन मनोज पांडे कारगिल की चोटियों के ऊपर अपनी शहादत देते हैं और ऐसी वीरता की कहानियां लिखते हैं कि उनको परमवीर चक्र से विभूषित किया जाता है। तो एक युवा क्या कर सकता है, भगत सिंह का जीवन हमें ये सिखाता है। भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपनी जान देने के लिए, फांसी हो चुकी है, फांसी उनको लगने वाली है, फिर भी जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए जेल में जाते हैं तो भगत सिंह ये कहते हैं, वो कहते हैं कि इस देश के ऊपर जान देने के बाद भी वो कहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि देश की जितनी सेवा मैं करना चाहता था मैं उतनी सेवा नहीं कर पाया, और देश की सेवा करने के लिए मुझे लगता है मुझे और कई जन्म लेना पड़ेगा। हम वैदिक संस्कृति को मानते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या मानती है कि आत्मा अजर अमर है,
पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म भी होता है, तो हो सकता है आप में से किसी युवा के अंदर भगत सिंह की आत्मा ने दोबारा से पुनर्जन्म लिया हो, उसको दोबारा से जगाने की आवश्यकता है। भगत सिंह की मौत के बाद उनके एक साथी अजय घोष जी लिखते हैं कि भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम रूपी आकाश के वो ध्रुव तारे थे, वह चाहे थोड़े समय के लिए चमके, लेकिन मात्र 23 वर्ष की आयु में वह 33 करोड़ लोगों की आंखों का तारा बन गए। भगत सिंह का प्रभाव कितना था। भगत सिंह को जब फांसी की सजा दे दी गई तो भगत सिंह की फांसी के बाद भी भगत सिंह भारत में तो जहां करोड़ों लोग भगत सिंह बनने के लिए तैयार हो गए, लाखों लोगों ने हस्ताक्षर किया भगत सिंह की पिटीशन के ऊपर कि भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए, लोगों ने खून से हस्ताक्षर किए। भगत सिंह की ऐसी आंधी चली कि केवल भारत में ही नहीं, उस समय के इंग्लैंड की लेबर पार्टी के कई सांसदों ने भी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह अपील की कि भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाना चाहिए। अब भगत सिंह ने जो असेंबली हॉल में बम फोड़ा था, लाहौर की असेंबली हॉल में भगत सिंह ने जो बम फेंका था, उस बम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारना नहीं था। उन्होंने जो उस समय पर्चे लहराते हुए बम फेंका था, उस बम से किसी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई, कोई व्यक्ति घायल भी नहीं हुआ, किसी व्यक्ति का हाथ पैर भी अपंग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भगत सिंह ने बम फेंकने का निर्णय लिया। उस समय भगत सिंह का उद्देश्य था कि दिल्ली के असेंबली हॉल में जब हम बम फेंकेंगे तो बम फेंककर हमें धमाका करना है, जिससे हम बहरी अंग्रेजी सरकार को सुना सकें। और धमाका करने के साथ साथ उन्होंने कुछ पर्चे हवा में लहराए थे, और उस समय के असेंबली हॉल में जिस साइड मीडिया की गैलरी होती है, उस मीडिया की गैलरी में उन्होंने वो पर्चे फेंक दिए थे। वो पर्चे फेंकने का उनका उद्देश्य यही था कि इन पर्चों को लहराकर हम इनको फेंकेंगे तो ये अखबार में छपेंगे, अखबार में छपेंगे तो मैं भगत सिंह अकेला यदि फांसी के फंदे पर चढ़ भी जाऊंगा, मैं यदि फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मेरे बाद इस 33 करोड़ की आबादी से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। तो भगत सिंह ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उस समय असेंबली हॉल में बम फेंकने के लिए गए थे। वो जब बम फेंकने के लिए गए थे तो उनको पता था कि ये असेंबली हॉल है, यहां पर हम बम फेंकेंगे, अंग्रेजों की नाक के नीचे आक्रमण करेंगे, धमाका करेंगे, तो निश्चित तौर पर फांसी से कम सजा नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी वो गए, क्यों? क्योंकि आजादी के, स्वतंत्रता के, क्रांति के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। भगत सिंह बार बार कहते थे कि किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, लेकिन उसके विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। आज युवाओं को भी अच्छे विचार देने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के रूप में आज हमारे पास है। आज हमें कोई पर्चे छपवाने की आवश्यकता नहीं है, पांडुलिपि लिखने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें कोई रेडियो चैनल के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, टीवी चैनल सब अपने घर में स्टार्ट नहीं कर सकते। 20 साल पहले कोई व्यक्ति अपने विचारों का प्रचार प्रसार नहीं कर पाता था। मैं यहां बैठकर गुजरात के किसी कॉलेज में अपनी बात नहीं रख पा सकता था, लेकिन आज सोशल मीडिया ने हर युवा के हाथ में एक क्रांति दी है। इस सोशल मीडिया का भी हम युवा बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, और शहीद आजम भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, जैसा भारत बनाने का सपना देखा था, वैसा भारत बनाने के लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी सेवा का, देशभक्ति के विचारों के प्रचार प्रसार का एक बड़ा काम कर सकते हैं। शहीद भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो शहीद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने के लिए जा रहे थे। तो उस समय वहां पर एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट की ड्यूटी थी। ये नियम रहता है कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंग्रेजों का एक मजिस्ट्रेट वहां पर रहता है। अब आज भी एक कोई मजिस्ट्रेट रहता है, डॉक्टर रहता है, जो प्रमाणित करता है कि सही समय पर फांसी दी गई, और फांसी के बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है, तो परंपरा होती है। तो अंग्रेजों के मजिस्ट्रेट को जो वहां पर थे, तो शहीद भगत सिंह हंसते हुए उसको कहते हैं कि आप बहुत लक्की इंसान हो, बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज आपको वो देखने का मौका मिलेगा, आप आज अपनी आंखों से देखोगे कि भारत के क्रांतिकारी कितनी बहादुरी के साथ मृत्यु का वर्ण करते हैं। भगत सिंह जब जेल में थे तो जेल में चीफ वार्डर थे चतर सिंह। वो चतर सिंह फांसी के चश्मदीद गवाह थे। भगत सिंह के बाद जब सभा हो रही थी तो मिलने वालों को चतर सिंह ने बताया, उसने कहा कि मेरी 30 साल की नौकरी हो चुकी है। इस 30 साल की नौकरी में फूट फूट कर वो रोते हैं, भगत सिंह को याद करके, उनकी विचारधारा को याद करके, उनके समर्पण को याद करके, उनकी देशभक्ति को याद करके। फिर चतर सिंह कहते हैं कि मेरी 30 साल की नौकरी हो चुकी है। 30 साल की नौकरी में मैंने सैकड़ों खूंखार कैदियों को, सैकड़ों जालिमों को, सैकड़ों अपराधियों को फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए देखा है।
लेकिन वो खूंखार अपराधी जो हजारों व्यक्तियों का कत्ल करते हैं, हजारों व्यक्तियों को मारते हैं, बलात्कार करते हैं, लूटते हैं, वो भी जब अंतिम समय में फांसी के फंदे पर लटकते हैं, जाते हैं, तो उनको गिड़गिड़ाते हुए, उनको रोते हुए देखते हैं। आगे चतर सिंह कहते हैं कि लेकिन भगत सिंह इतने दिलेर थे, इतने बहादुर थे कि जिस दिलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के ऊपर चढ़े हैं, ऐसा मैंने अपने जीवन में ना तो कभी देखा है, ना कभी सुना है। हंसते हंसते मृत्यु का वर्ण करना, यह भगत सिंह के जीवन से सीखा जा सकता है। आप सब युवा हैं, हमारे तो बालों में अभी थोड़ी सी सफेदी आनी शुरू हो गई है। तो भगत सिंह के शब्दों में हम माने तो युवा होते होते बहुत सी चुनौतियां आएंगी। हमारे सामने जब कोई विपरीत परिस्थिति आए तो हमें याद करना है बंदा बैरागी को। वो बंदा बैरागी जिसके शरीर की बोटी बोटी को नोच लिया गया, 5 साल के बेटे की हत्या करके बेटे का कलेजा निकालकर मुंह में ठूसने की कोशिश की गई। हमें संभाजी महाराज को याद करना है, जिनको गर्म चिपटे से, जिनकी चमड़ी का एक एक हिस्सा नोचा गया। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करना है, जिन्होंने कभी राज्य नहीं भोगा। उन्होंने अपना सारा जीवन केवल और केवल सेवा के अंदर लगा दिया, लगातार संघर्ष करते रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया। तो हमें अपने शहीदों और क्रांतिकारियों की जीवनी से एक प्रेरणा और मिलती है। जब कभी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, जब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, निराशा का वातावरण आता है, तो निराश नहीं होना। हमें शहीद भगत सिंह जैसे हमारे महापुरुषों से, हमारे पूर्वजों से, उनका खून हमारे शरीर के अंदर भी वही खून है जो भगत सिंह के शरीर के अंदर था। उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें ये संकल्प लेना है, ये काम करना है कि हमें कभी भी निराशा के आगे हारना नहीं है। देखिए, पुराने जमाने में 1930-31 के आसपास जो अखबार लोग बेचते थे, तो अखबार के हॉकर्स आवाज लगाते हुए अखबार बेचते थे। जब वो अखबार बेचते हुए, आवाज लगाते हुए अखबार बेचते थे, तो लाहौर की होस्टल जेल में उस समय उनको फांसी दी गई। तो 25 मार्च को, देखिए 23 तारीख की रात को फांसी दी गई, तो 24 तारीख को लोगों को पता लगा, तो 24 तारीख को लोगों को पता लगा, तो 25 तारीख के अखबार में ये खबर छपी थी। उससे पहले ये खबर छप नहीं पाई। भगत सिंह के पार्थिव शरीर के बारे में 24 को पता लगा, तो 25 को अखबार आया। तो जो 25 को अखबार आया, तो उस समय कलकत्ता की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जब होकर अखबार बेचते थे तो अखबार लहराते हुए जो बड़ी न्यूज होती थी उस न्यूज को बताते थे। तो रोज तो जो उस समय अखबार बेचने वाले होकर अखबार बेचते थे, वो पेट के लिए अखबार बेचते थे। लेकिन शहीद भगत सिंह की फांसी के बाद उस दिन वो जो आवाज लगा रहे थे कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दे दी गई, तो उनकी आवाज रो रही थी। और उस दिन वो जो न्यूज दे रहे थे, वो न्यूज उनकी पेट के लिए नहीं थी, वो दिल से वो न्यूज दे रहे थे। भगत सिंह का नाम भगत सिंह कैसे पड़ा? तो शहीद भगत सिंह 1907 में आज के दिन उनका जन्म हुआ। तो उनका जन्म जो आज के दिन हुआ, तो उस समय देखिए शहीद भगत सिंह का जो पूरा खानदान है वो क्रांतिकारी खानदान है। कितना क्रांतिकारी खानदान है? उनकी दादी जय कौर वो क्रांतिकारी हैं, उनकी मां विद्यावती वो क्रांतिकारी हैं, उनके दादा अर्जुन सिंह वो क्रांतिकारी हैं, उनके पिता किशन सिंह वो क्रांतिकारी हैं, उनके चाचा स्वर्ण सिंह वो क्रांतिकारी हैं, उनके एक दूसरे चाचा अजीत सिंह वो क्रांतिकारी हैं। मतलब पिताजी क्रांतिकारी, दोनों चाचा क्रांतिकारी, मां क्रांतिकारी, दादी क्रांतिकारी, दादा क्रांतिकारी। अकेले मैं यदि उनके पिताजी के बारे में बात करूं तो उनके पिताजी के ऊपर, शहीद भगत सिंह के पिताजी के ऊपर भी कई कई मुकदमे दर्ज थे। उनके चाचा सरदार स्वर्ण सिंह को 23 वर्ष की आयु में, भगत सिंह को भी 23 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। भगत सिंह के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन उनके चाचा सरदार स्वर्ण सिंह को भी 23 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। उनके दूसरे चाचा अजीत सिंह जी सबसे अधिक पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में निर्वासित देश निकाला सहन करने वाले अकेले क्रांतिकारी हैं उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, जिनको 38 वर्षों का देश निकाला दिया गया था। सरदार अजीत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के अंदर खून क्या था? वो 6 भाषाओं को लिखना जानते थे, 40 भाषाओं को बोलना जानते थे। ऐसे क्रांतिकारी थे कि रावलपिंडी में एक बार वो भाषण दे रहे थे, और भाषण देते देते उन्होंने सामने वाली भीड़ को भाषण में अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में बताया। तो आधा मील दूर अंग्रेजों की एक बिल्डिंग थी, कोई कलेक्ट्रेट का हाउस था। उनके भाषण से लोग इतना उत्तेजित हो गए कि उस कलेक्ट्रेट के हाउस को जलाने के लिए लोग निकल पड़े, उसको आग लगाने के लिए लोग निकल गए। तो ऐसा उनका खानदान था। उनका खानदान और कैसा था आप अंदाजा लगाइए कि शहीद भगत सिंह का जब जन्म हुआ, तो भगत सिंह का जन्म हुआ तो उस समय शहीद भगत सिंह के जन्म के समय उनका पूरा परिवार जेल में था। उनके पिताजी जेल में थे,
उनके दोनों चाचा जेल में थे। तो जैसे ही भगत सिंह का 28 सितंबर को जन्म होता है तो खबर आती है कि पिताजी की रिहाई हो गई। अब अगले दिन खबर आती है कि भगत सिंह के पिताजी जो बड़े क्रांतिकारी थे सरदार किशन सिंह, उनकी रिहाई की खबर आती है। उन्होंने भारत माता सोसाइटी बनाई थी, अंग्रेजों के 42 मुकदमे उनके ऊपर चलते थे। फिर शाम तक उनके पास खबर आती है कि उनके जो चाचा स्वर्ण सिंह हैं, जिनको बाद में 23 साल की उम्र में फांसी दी गई, वो भी जेल से छूट गए। और फिर 2 दिन बाद उनके पास और खबर आती है कि उनके जो दूसरे चाचा हैं सरदार अजीत सिंह, जो लाला लाजपत राय जी के साथ मांडले की जेल में बंद है, उनको भी छोड़ दिया गया। तो उनकी दादी जयकौर ने देखा कि ये जो छोटा बच्चा आया है ये बड़े भाग्य वाला है। तो पंजाबी में भाग्य वालों को बोलते हैं भागों वाला। तो भगत सिंह का नामकरण रख दिया गया 5 दिन बाद कि ये भागों वाला है। तो लोगों ने उसको, परिवार ने उसको भागों वाला कहना शुरू कर दिया और उसी भागों वाला से सरदार भगत सिंह का नाम भगत सिंह पड़ गया। तो उनकी दादी ने जब उसका भागों वाला नाम लिखा तो ये सोच कर रखा था कि 2 चाचा घर में वापस आ गए, पिताजी घर में वापस आ गए, जेल से छूट गए। लेकिन शायद उनकी दादी को, उनकी माताजी को भी ये नहीं पता कि ये भागों वाला इतने बड़े भाग्य वाला लड़का, इतने बड़े भाग्य वाला युवा बनेगा जो देश के 33 करोड़ लोगों की जंजीरों को काटने का काम करेगा। तो भगत सिंह का नाम भागों वाला से भाग्य वाला पड़ा। भगत सिंह के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव किसका था? भगत सिंह के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव उनकी माताजी का था, उनके दादाजी का था। और जब 18-20 साल की उम्र में भगत सिंह की शादी करवाने के लिए उनका परिवार उनके ऊपर दबाव देता है तो भगत सिंह चिट्ठी लिखते हैं अपने दादाजी के नाम। वो अपने दादाजी को याद दिलाते हैं कि दादाजी, जब मैं 5 साल का था तो 5 साल की अवस्था में जब यज्ञ की वेदी के ऊपर आपने मुझे समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए दान कर दिया था। और भारत की परंपरा है कि यहाँ पर जो कुछ वस्तु को दान कर दिया जाता है वो कभी वापस नहीं ली जाती। तो इसलिए मेरी शादी नहीं करवानी मुझे, और आप भी मेरी शादी के लिए दबाव ना दें, बल्कि मेरे माताजी पिताजी को भी आप समझाएं कि मुझे आप देश के लिए दान कर चुके हैं, तो मेरी जिंदगी केवल और केवल भारत माता के लिए है। ऐसे सरदार भगत सिंह थे। सरदार भगत सिंह के गुणों की बात करें तो 4-5 घंटे बात की जा सकती है। सरदार भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका चिंतन था कि उस समय देखिए जो क्रांतिकारी थे उनका, ज्यादातर क्रांतिकारी क्या सोचते थे कि अंग्रेज केवल चले जाएं। भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जो केवल ये नहीं सोचते थे कि केवल अंग्रेज चले जाएं, बल्कि भगत सिंह ये भी चिंतन करते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र भारत में गरीबी कैसे हटाएंगे, मजदूरों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या होंगी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता कैसे आएगी। वो भारत में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे, शहीद भगत सिंह भारत के अंदर व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे। तो शहीद भगत सिंह व्यवस्था परिवर्तन का चिंतन करने वाले बहुत पुराने क्रांतिकारी थे, बहुत गंभीर क्रांतिकारी थे। भगत सिंह कितने गंभीर थे? देखिए, भगत सिंह जब जेल में होते हुए हैं तो जेल में होते हुए कितना स्वाध्याय करते थे। युवाओं को मैं एक संदेश और देना चाहता हूं कि देखिए, कई बार हम पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं, तो भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जो पुस्तकें बहुत पढ़ते थे। कितने पुस्तकें पढ़ते थे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेल में भगत सिंह 126 दिन की तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी, और 126 दिन की भूख हड़ताल करते करते उन्होंने जेल के अंदर सुधार हो, जेल के अंदर व्यवस्थाएं बदलें, इसके लिए संघर्ष किया। 126 दिन की जब वो भूख हड़ताल करते थे तो भूख हड़ताल में उन्होंने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया, केवल पानी उनको दिया जाता था, केवल वो पानी पिया करते थे। उनके एक साथी के तो जब फेफड़ों में, जतिन दास के फेफड़ों में जबरदस्ती पठानों ने दबाकर उसको फीडिंग करवानी चाहिए, तो वो जो पाइपलाइन, जो दूध को डालने वाली पाइप है, वो श्वास नली की जगह, पेट की जगह फेफड़ों में चली गई और फेफड़ों को फाड़ते हुए दूध फेफड़ों में चला गया, जिससे जतिन दास की मौत हो गई। तो भगत सिंह ने 126 दिन की भूख हड़ताल की थी। ऐसा भी दूसरा कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसमें 126 दिन की भूख हड़ताल की गई हो। तो 126 दिन की भूख हड़ताल करते हुए अंग्रेजों का जो अंग्रेज जेलर था ना, उसने भगत सिंह से कहा कि तुम्हें फांसी की सजा तो हो ही चुकी, क्यों बेकार में अपने आप को कष्ट देते हो भूखा रह के। ये जो जेल के अंदर तुम भूख हड़ताल कर रहे हो जेल के अंदर सुधार करने के लिए, तो इस सुधार से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तो फांसी के ऊपर लटकना ही है, तुम्हारी मुक्ति तो होने वाली नहीं है। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं तो इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूं, और मैं एक क्रांतिकारी हूं। क्रांतिकारी का यह दायित्व बनता है कि वो अपने लिए नहीं लड़ता, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ता है। और मैं चाहता हूं कि ये व्यवस्थाएं बदलें,
इसका लाभ मुझे मिले नहीं मिले ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमें गलत का विरोध करना है, हमें गलत व्यवस्थाओं का विरोध करना है। तो ऐसे शहीद भगत सिंह थे। शहीद भगत सिंह के जीवन से हम अनेकों प्रेरणाएं ले सकते हैं। शहीद भगत सिंह का जीवन इतना प्रेरणादायी है कि शहीद भगत सिंह का जीवन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, हमारे सामने आकर बोलता है। और भगत सिंह युवाओं को बहुत अधिक संबोधन देते थे, युवाओं को बहुत अधिक उद्बोधन देते थे। हमने आज भगत सिंह जी की जयंती पर थोड़ी सी भगत सिंह जी के जीवन के बारे में चर्चा की है। उनका चिंतन, उनका दर्शन, भगत सिंह की जेल की डायरी अभी भी कई प्रकाशकों ने छापी है। उस जेल की डायरी को युवाओं को जरूर पढ़ना चाहिए। युवाओं को एक और आवश्यकता आज है कि युवा पुस्तक नहीं पढ़ते। शहीद भगत सिंह पुस्तकें बहुत पढ़ते थे। लगभग 700 दिन वो जेल में रहे, 1929 से लेकर 1931 तक। तो 700 दिन में उन्होंने 300 से अधिक पुस्तकें पढ़ी। मोटी से मोटी पुस्तक भगत सिंह 2 दिन में पढ़ लेते थे। तो आप और हम भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हुए क्रांति की प्रेरणा लें, साहस की प्रेरणा लें, समाज की सेवा की प्रेरणा लें, देश की सेवा की प्रेरणा लें और स्वाध्याय की प्रेरणा लें, संघर्ष की प्रेरणा लें। कि हमारा जीवन, देखिए हमारे क्रांतिकारी वीर सावरकर की बात हो, भगत सिंह की बात हो, वो सारे क्रांतिकारी अपने आप को ये मानते थे कि केवल खाना, केवल सोना, केवल अपने लिए घर बनाना और केवल बच्चे पैदा करना, ये काम तो चिड़िया भी करती है, ये काम तो कीड़ा मकोड़ा भी करता है। गंदी नाली के अंदर जो कीड़ा है वो भी बच्चे पैदा करता है, वो भी अपना खाना कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है, वो भी रात को कहीं सोने के लिए उसी नाली के अंदर कोई घर बना लेता है। तो हमारे क्रांतिकारी बार बार कहते थे कि यदि हमारा जीवन केवल खाने के लिए है, केवल सोने के लिए है, केवल बच्चा पैदा करने के लिए है, केवल घर बनाने के लिए है, तो वो जीवन कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन है। सच्चा जीवन वही है जब हम देश के लिए, समाज के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए, मानवता का कल्याण करने के लिए कुछ करते हैं। तो उसी को अच्छा जीवन, उसी को सच्चा जीवन शहीद आजम भगत सिंह ने माना है। तो 30 मिनट का अपना समय था। 30 मिनट के समय के बाद आज हम शहीद आजम भगत सिंह को पूरे युवा भारत की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और सारे कॉलेज प्रशासन का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसा सुंदर आयोजन किया। और ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को ऐसा तैयार करना चाहिए कि वो ऐसे आयोजन लगातार करते रहें, जिससे समाज में भगत सिंह जीवित रहें, विचारों में भगत सिंह जीवित रहें और हम भारत को वैसा भारत बना पाएं जैसा भारत बनाने का शहीद आजम भगत सिंह ने सपना देखा था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।